स्वागत है, सिंधिया जी का स्वागत है। इस बार बीजेपी के महाराज का वेलकम बदला नजर आया। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में कार्यकर्ताओं के हाथों में बड़े पोस्टर बैनर थे। काफिले के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला भी दिखा और ये काफिला सीधे सीएम हाउस पहुंचा, जहां शिवराज महाराज के साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच करीब 4 घंटे तक बैठक हुई। उपचुनाव के नतीजे आए महीना भर हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। निगम मंडलों में नियुक्ति भी होना है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी भी बननी है। माना जा रहा है कि बैठक में अब इन सब मुद्दों पर सहमति बन गई है। ये मुलाकात तो अब नित्य दिन होंगी, क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं जो बनी हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो जाए और नई योजनाएं क्या हो सकती हैं उस पर चर्चा, ये निरंतर प्रक्रिया है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अच्छा होगा। 1 महीने के भीतर सिंधिया का यह तीसरा भोपाल दौरा है। उनके दूसरे दौरे के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिल्ली पहुंचकर हाईकमान से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति क्लियर नहीं हो सकी। उधर इस देरी पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग करने के बावजूद भी आज जो है शक्ति प्रदर्शन करने की नौबत सिंधिया जी को पड़ गई है और कांग्रेस के कमलनाथ जी के एक साधारण से बयान को सड़कों पर उतरने के दिल पर ले लिया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में सड़कों पर उन्हें उतार दिया है। अपने मंत्रियों को एडजस्ट करने के लिए बार बार भोपाल आना पड़ रहा है। विपक्ष के सवाल अपनी जगह है, लेकिन पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को तो मंत्री बनना ही है। फिर आखिर पेंच कहां फंस रहा है? क्या हारे हुए 3 मंत्रियों के पुनर्वास में दिक्कत है, या फिर क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन बनाने में मामला उलझा है? क्या अड़चन बीजेपी के पुराने नेता है, जिनसे बीजेपी ने उपचुनाव से पहले वादा किया था? बीजेपी कहती है सब कुछ तय हो गया है। तो क्या माना जाए, 28 दिसंबर तक विस्तार हो जाएगा या फिर ये मुद्दा नए साल में जाएगा? ये सवाल अब भी अनसुलझे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सुलझे तार कब विस्तार। ये सवाल पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन न सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि राजनीति में रुचि रखने वाला मध्य प्रदेश का एक आम व्यक्ति भी इसमें रुचि रखता है कि कौन मंत्री बनने वाला है। क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है कि मंत्री जी कहीं कोई हमारा पास का, करीब का, दूर का कोई रिश्ता निकल आए, संपर्क सूत्र निकल आए, तो भले ही कोई काम ना पड़े 5 साल 3 साल, लेकिन ये कहने को होगा कि अच्छा मंत्री जी का कोई काम हो तो बताना, देख लेंगे, अपने अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये वजह है कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बहुत उत्सुकता है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर निगम मंडल में भी पुनर्वास के लिए जो नेता भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय पहले शामिल हुए, उन नेताओं को भी इंतज़ार है कि उनका पुनर्वास किस तरह से और कैसे होगा। जिस तरह से सिंधिया जी की मुलाकातें शिवराज जी से हो रही हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुलाकातें तो होती रहेंगी, लेकिन इन मुलाकातों के तेज नतीजे न सिर्फ बीजेपी को राहत देंगे, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता को भी राहत से भरेंगे, क्योंकि वो जानता है कि पहले एक काम हो तो फिर दूसरा काम हो, दूसरा होगा तो फिर तीसरा होगा, यानी हम अपना नंबर आने का इंतज़ार कर सकते हैं। इसलिए बेकरारी और बेचैनी भी बढ़ती है। मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक शिवनराग पटेरिया जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बृजेंद्र सिंह राठौर जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही बीजेपी के सीनियर लीडर मोहन सिंह राठौर जी हैं हमारे साथ, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले पटेरिया साहब की टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पटेरिया साहब, किस तरह देखते हैं आप, मावठे की बारिश की भी शुरुआत हो गई, अब राजनीति में, ख़ासतौर से बीजेपी की राजनीति में ये उपलब्धियों का नवाजने का ये जो मावठा है, ये कब बरसेगा, इसका बड़ा इंतज़ार है जी।
शरद जी, एक तारीख बता रहा हूँ मैं, उसका नाम है, वो तिथि है 15 जी दिसंबर। जी मुझे लगता है 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और ये जो समायोजन की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। जी दो बातें उस 15 तारीख तक हो जाएंगी। एक तो दो जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, और 3 जो सिंधिया समर्थक पराजित मंत्री हैं उनका पुनर्वास हो जाएगा। हो सकता है निगमों में हो या संगठन में हो, ये मैं नहीं जानता हूँ। बहुत संभव है कि निगम में वो मंत्री के दर्जे के साथ, कम से कम इमरती देवी के बारे में मेरी जानकारी है कि उनके लिए फौरन से बेस्तर कर दिया जाए, क्योंकि वो बाचाल हैं, बोलती हैं। अगर उन बगावत के स्वर फूटने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये होने वाला है, क्योंकि उसके बाद में खरमास चालू हो जाएगा तो कुछ समय तक के लिए सारी चीजें प्रतिबंधित हो जाएंगी। हिंदू परंपरा के हिसाब से कोई शुभ कार्य नहीं होता तो कोई मंत्री भी नहीं चाहेगा, कोई निगम अध्यक्ष भी नहीं चाहेगा। मुझे लगता है सारी चीजें एक आधा पेन डाउन हो गई हैं, लिपिबद्ध हो गई हैं। अब तारीख सारी चीजों के ऊपर तय करती है। तो एक तारीख मैंने बताई है जो मेरी जानकारी में है। इसमें भाजपा के भी कुछ लोगों को, ताकि बीजेपी के लोगों में असंतोष पैदा ना हो, इसलिए एक बैलेंस किया जाएगा। सिंधिया की तरफ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जो उनके 3 लोग हारे, एक तो उनमें उनके नहीं है अदल सिंह, लेकिन उनके भी वो चाहते थे कि अपने लोगों को उसमें समायोजित करें। तो अब जिनकी समायोजन की बात हो रही है वो निगमों में हो जाएंगे। 2-3 हजार पद हैं, 100-150 पद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हैं। मुझे लगता है सारी चीजें ऑल आर ऑन द राइट ट्रैक, और चीजें आपको बहुत एक हफ्ते भर के अंदर सारी चीजें ठीक होते हुए दिखाई देने लगेंगी। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये तारीख पे तारीख ना हो, और ये 15 दिसंबर जो है ये वो तारीख हो जहाँ से पहली शहनाई बजे। जिस तरह हम कहते हैं कि परिवार में पहले बड़े पुत्र तो उनका विवाह तो हो जाए या बड़ी पुत्री का तो हो जाए, तो नीचे वालों का नंबर लगे, तो पहले ये काम तो संपन्न हो जाए, फिर आगे की प्रक्रिया की तरफ बढ़ा जाए। राठौर साहब, अब आगे बढ़ना होगा। मैं बृजेंद्र सिंह राठौर जी की तरफ मुखातिब हूँ, फिर मोहन सिंह राठौर साहब की तरफ आऊँगा। बृजेंद्र जी, ये सवाल बड़ा अहम है कि अब कब तक आप आस लगाकर बैठेंगे कि कहीं रार हो, कहीं तकरार हो। अभी भी हम सुन रहे थे कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया यही थी कि सिंधिया जी भटक रहे हैं, अपने लोगों के पुनर्वास की कोशिशें कर रहे हैं। सर, अब थोड़ा आगे देखने की बात ऐसा लगता है कि देखना चाहिए, और इससे नज़र हटाकर अपनी मजबूती की तरफ भी फोकस रहें, और बाकी जो मौका मिले वहाँ चौका मारिए, बीजेपी में जहाँ दिखे आपको कमजोरी। जी बृजेंद्र जी। देखिए दुबे जी, मैं आपकी बात से 16 सहमत हूँ। वाह जी। मैं किसी की रार और तकरार के इंतजार में बैठा रहूं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता जी। हमें इससे आगे बढ़ के हमारी कहाँ कमजोरी है उसको हमें ठीक करना है, और हम लोगों के बीच में जाके कैसे अपना विश्वास उनमें हासिल करें वो हमें मजबूती पकड़ना है, और मशीन तंत्र में कहाँ गड़बड़ी है उसके बारे में भी जागरूक होकर हमें आगे सचेत रहना है। हाँ। इस तरफ हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी बहस इसी मुद्दे पर है तो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में भी बोलना पड़ता है। सिंधिया साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और बड़ा उनका सम्मान रहा है, और मैंने देखा है कि मतलब मुख्यमंत्री जी का इंतजार तो छोड़िए, बड़े बड़े उनका ही इंतजार किया करते थे। लेकिन तकलीफ होती है जान के जब सिंधिया जी जो है इंतजार करते हैं शिवराज सिंह जी का कि 20-20 मिनट बैठे हैं, शिवराज सिंह जी जब आएंगे, जब इंतजार होगा, या उनके जो मंत्री हैं वरिष्ठ मंत्री जिनको पुनः बनवाने के लिए उनको इतनी मशक्कत करना पड़ रही है या इतना दबाव बनाना पड़ रहा है कि पूरे लाव लश्कर के साथ जो है वो सीएम हाउस जाना पड़ रहा है कि हमारे मंत्रियों को शामिल किया जाए। दूसरी तरफ जो है अगर वो अतिथि शिक्षकों के लिए सिंधिया साहब दबाव बनाते तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी अच्छा होता और प्रदेश के लोगों के लिए भी अच्छा होता। जिन किसानों की खातिर वो सड़कों पर उतरने के लिए उतरे, अगर उन किसानों के जो कर्जे माफ रह गए हैं उनके कर्जा माफ करने के लिए लड़ाई लड़ते तो और ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो चुनाव में हारे हुए लोग हैं, जिन्हें जनता ने नकारा है, उनके लिए उन्हें लड़ाई लड़ना पड़ रही है कि उनको मंत्री कैसे बनाएं। आज देखिए दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का 8 माह से जो सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है कि जिनको लोगों ने हरा दिया आज वो ही कैबिनेट में हमारे मध्य प्रदेश का फैसला कर रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं, कम से कम मुझे तो याद नहीं है कि ऐसी स्थितियां मध्य प्रदेश में बनी हो
कि जहां जब जनता किसी को हरा देती है तो उसका नैतिक दायित्व है कि वो स्वयं उससे हट जाए। लेकिन खैर, ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में सोचे। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि आज जो कोरोना की स्थिति 2 लाख से पार हो गई है, 2 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं, 3300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों बच्चों की मौत हो रही है। सरकार को अब इस सत्ता के खेल से हटकर इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहां विपक्ष की भूमिका होगी, जहां सरकार चाहेगी, वहां हम तहे दिल से। चलिए सर, मैं आता हूं दूसरे राउंड में फिर आपकी तरफ। लेकिन उन बच्चों की तरफ मुखातिब हों जो मारे जा रहे हैं। जी मोहन जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अगर इस रहस्य से थोड़ा पर्दा आप उठा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। सभी की बड़ी उत्सुकता है कि इमरती जी बैठकों में शामिल हो रही हैं, ऐसी खबरें बराबर आ रही हैं। उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, ऐसी भी खबर है। तो कैबिनेट में आ रही हैं, इसका मतलब है कि इसका भी कोई अर्थ होगा अगर वो आ रही हैं, शामिल हो रही हैं। और निश्चित तौर पर उनके पुनर्वास के लिए भी बीजेपी चिंतित होगी। सिंधिया जी तो चिंतित हैं ही और चिंतित होंगे ही। तो थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डाल के बाकी मूल विषय पर आपने जो अब तक के 2 मेहमानों की राय सुनी है, फिर उस पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। जी मोहन जी। जी अरे दुबे जी, हमारे भाई को धर्म संकट में मत डालो, क्योंकि पर्दा जो उठ गया तो कहना चाहता खुल जाएगा। जी देखिए, मैं धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मेरे लिए कोई संकट नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं, इको हो रही है आवाज जी, हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं, इन्होंने कांग्रेस का एक कल्चर देखा है। मैं भी उस कल्चर में बहुत समय तक रहा हूं, और उसमें नेताओं के बीच में संवादहीनता और कटुता, ये एक बहुत गहरे से पैठ हमेशा कांग्रेस के नेताओं में रही है जी। और जब ये कांग्रेस के नेता देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी पूरा वरिष्ठ नेतृत्व, पूरा संगठन कई मुद्दों पर मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश का रोड मैप, मध्य प्रदेश में क्या क्या भविष्य में होना है, इस पे जब भी बैठता है, जब भी बात करता है, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इन लोगों के लिए वो एक अजूबी घटना है। तो आप ये मानिए कि सिंधिया जी के जो दौरे हैं, वो किसी ना किसी कारण से मध्य प्रदेश के विकास की एक जो गति है उसको और आगे कैसे सहयोग से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये सारे दौरे हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल चिंता मन से निकाल दें जी। और भारतीय जनता पार्टी जो जिस परिस्थिति में काम करती है, मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि इसमें सामंजस्य बहुत बेहतर तरीके से नेताओं में और संगठन में होता है जी। और जहां तक आपके निगम मंडल, और अभी आपने जैसे कहा कि इमरती देवी जी मंत्रिमंडल में मीटिंगों में बैठ रही हैं, मैं तो ये समझता हूं कि उनने अपना एक नैतिक दायित्व समझते हुए, और उनने ही नहीं, ऐदल सिंह जी ने और सभी नेताओं ने अपना नैतिक दायित्व समझते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, तब तक उनके जो अपने विभाग हैं, उनमें जो आम आदमी की बेहतरी के लिए, बच्चों के लिए और तमाम सारी जगहों पर जो काम हो सकता है, उस काम को ऐसी ही गति मिलती रहे, इस विचार के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और जिस दिन भी इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, उस दिन जिसको जिम्मेदारी मिलेगी वो काम करेगा। तो जिम्मेदारी से भागना ये नेताओं में नहीं होना चाहिए, और जिम्मेदारी को निभाने का एक जो दायित्व होना चाहिए, उसी दायित्व को आगे बढ़ाते हुए ये लोग अपना काम कर रहे हैं। मोहन जी, पहले तो वरिष्ठ नेता तो चाहेगा, धन्यवाद दूंगा आपको मैं। उस दिन अभी ये लोग निवृत्त हो जाएंगे। धन्यवाद इसलिए दूंगा आपको कि धर्म की राह पर तो आप हैं ही, तो मैं और धर्म और ध्यान के विद्यार्थी भी हैं आप। निगम मंडल और ये सब चीजें हैं जी जी। धर्म और ध्यान के विद्यार्थी तो आप हैं ही। कह रहा हूं जी हाँ, बोलिए बोलिए की बात हो, चाहे निगम जी बोलिए जी जी जी, तो निगम मंडल की बात हो या संगठन की बात हो, तो ये पूरा वरिष्ठ नेतृत्व जो बैठ रहा है, जिस दिन भी आपको संगठन के लोग सामने आएंगे, जिस दिन भी आपको निगम मंडल की जिम्मेदारियों के लोग सामने आएंगे, आप देखिए चारों तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बहुत सोच समझकर और योग्य व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारी दी है, और सारे लोग उस सामंजस्य के साथ आगे काम करेंगे। और ये मध्य प्रदेश अगले 3 सालों में जितनी गति पकड़ेगा, जितना आम आदमी की तरफ किसानों की समस्याओं को लेकर या शिक्षकों की बात को लेकर, इन सारे मुद्दों पर जो काम होंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी
अपनी जो अभी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं और जो तमाम नगर निकाय के मैं आता चुनाव हूं आ रहे दोबारा हैं, आपकी तरफ। उनकी तैयारियों में उन्होंने कदम बढ़ा दिया है और इसी कदम को आगे बढ़ते हुए जी बिल्कुल ठीक है। मोहन जी ध्यान के भी विद्यार्थी हैं और मेडिटेशन करते रहे हैं, अच्छी बात है, और संकट नहीं है ये उनके आत्मविश्वास से झलक ही गया। एक छोटी सी क्विक रिएक्शन ब्रिजेन जी की मैं ज़रूर लेना चाहूँगा इस पर कि मोहन जी ने बहुत राजनीतिक चातुर्य का भी परिचय देते हुए न ये कहा कि वो शामिल हो रही हैं, न इसका खंडन ही उन्होंने किया कि शामिल नहीं हो रही हैं, और उन्होंने कहा जब तक ये संकेत भी कर दिया कि इस्तीफा मंजूर नहीं होगा तो उनका नैतिक पक्ष है कि जनता के हित में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के लिए वो कैबिनेट की बैठकों में मौजूद रहे। ब्रिजेन जी, एक बहुत छोटी क्विक रिएक्शन आपकी। जी जी। देखिए, मैं अपने साथी का पहले तो धन्यवाद करूंगा कि 35 वर्षों में वो कांग्रेस को नहीं समझ पाए और 4 महीने के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया और उसकी वकालत वो कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि विकास के रास्ते पर तो फिर पहले आर्थिक स्थिति तो ठीक करो। आप करो, हजारों करोड़ रुपए आप कर्ज ले रहे हो, कर्ज ले लेके आर्थिक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की? आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, आप बोनस दे नहीं पा रहे हो, आप जो है अतिथि शिक्षकों को भर्ती कर नहीं पा रहे हो, आप दवाइयों की व्यवस्था अस्पताल में कर नहीं पा रहे, डॉक्टरों की व्यवस्था, तो विकास काहे में कर रहे हो आप? जरा समझाओ तो, किस आधार पे आप विकास करेंगे? ये कोई विकास के लिए मीटिंगें नहीं है, आप भी समझते हो, मध्य प्रदेश भी समझता है। चलिए मैं जवाब लूंगा मोहन जी से इसका, लेकिन उसके पहले मैं पटेरिया जी की एक और हर रिएक्शन, कोई दबाव बना के अपनी राजनीति को करना चाहता है। जी, पटेरिया जी के एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। पटेल साहब, जो आगे का मसला है वो बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी की वो पीढ़ी जो 40 से 50 की उम्र के दरमियानी दौर में है, वो पीढ़ी अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेसब्र हो रही है, लेकिन वो मायूसी की तरफ जरूर बढ़ रही है, क्योंकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो पीढ़ी इस समय राजनीति के आकाश में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के आकाश में नक्षत्रों की तरह चमक रही है, उनमें से अधिकांश नेता 40 की उम्र तक राजनीति में सुस्थापित हो चुके थे। तो ये मन में जरूर बात है इस पीढ़ी के, जिसको आप तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं बीजेपी की, और उनको अब चाहिए कि तेज फैसले हों, तेजी से चीज़ें आगे बढ़ें, चाहे वो कैबिनेट की हों, चाहे वो निगम मंडल की हों, चाहे वो संगठन में जिम्मेदारियों की हों। तो क्या आपको लगता है कि हम ये नए साल के 15 जनवरी के आसपास तक हम पूरी बीजेपी की जमावट को बहुत स्पष्ट रूप में देख पाएंगे? सर जी, मुझे लगता है कि 15 जनवरी तो ठीक है, इसी हफ्ते मैं कहता हूँ कि कुल मिला के इसी हफ्ते सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। और सबसे पहले मुझे लगता है संगठन आएगा और संगठन के साथ ही मंत्रिमंडल की कुर्सियों को भरा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है बीजेपी, फिर मैं कहता हूँ बीजेपी संघ निर्देशित संगठन आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसे मालूम है अच्छी तरह से किस तरह चीजों को नियंत्रित करना है। और मुझे लगता है पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। जो नई इनका बीडी शर्मा का संगठन आएगा, जो नया आपका विधानसभा अध्यक्ष आएगा, आपको देख के लगेगा कि सारी चीजें बदल गई हैं। मंत्रिमंडल में भी चेहरे तो आपको अनुभव के आधार पर लेना पड़ते हैं, लेकिन बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और 1 महीने 15 दिन के अंदर आपको साफ हो जाएगा। पटेल साहब, एक सवाल और है छोटा सा, उस पर भी आपका एक क्विक रिएक्शन जरूर चाहूंगा मैं। 2018 में जो बीजेपी मंजिले मकसूद, घुटन की दौर से भी गुजर रही है बीजेपी, घुटन बिल्कुल के दौर से, उस पर भी बात करेंगे सर, उस पर भी मैं राय लूंगा मोहन जी, क्योंकि जो जितने सीनियर है वो बेचारे बैठे हुए हैं। जी 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 जी। पटेल साहब, ये मुझे बताइए कि सिंधिया जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में ये जो लंबी बैठकों का दौर है, क्या इसके पीछे सोच ये है कि सारी चीज़ें बिना किसी उलझन के या बिना किसी लटकाव के वो बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत म्यूचुअल कंसेंट के साथ पूरी हों? क्योंकि बीजेपी बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि वो सिंधिया जी जिन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई बीजेपी की और एक अहम रोल प्ले किया, और जो राष्ट्रीय राजनीति में भी अब बीजेपी की अपनी दस्तक के लिए कैबिनेट मंत्री के तौर पर या जो जिम्मेदारी मिलेगी राज्य मंत्री के तौर पर वो तैयार हैं, तो उनके साथ कहीं कोई ऐसा मैसेज नहीं जाए बाहर कि इसमें कहीं कुछ रार तकरार या कुछ खींचतान की स्थिति है, इसीलिए इतनी लंबी बैठकें बार बार चर्चा हो रही?
सर जी स्मूथ सेलिंग के लिए सारी चीजें हो रही ताकि एक पैकेज डील हो जाए, इसमें संगठन भी हो जाए, इसमें निगम मंडल भी हो जाए, अन्य युक्तियों के बारे में बातचीत हो जाए। मुझे लगता है एक ब्रॉडर रोड मैप तैयार हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सारी चीजें बीजेपी सावधानी से इसलिए कर रही है, इसका मैसेज वो राजस्थान के असंतुष्टों को और छत्तीसगढ़ में जो असंतोष की ज्वाला जल रही है उनको देना चाहती है कि आप हमारे साथ आइए, आपका सम्मान, श्री और सम्मान सब कुछ सुरक्षित रहेगा। तो मुझे लगता है ये एक जब खरगोश को घास खिलाई जाती है तो दूसरों को बताने के लिए कि घास यहाँ बहुत हरी हरी मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात है बीजेपी अपने आप को साबित करना चाहती कि हम कमिटमेंट के खरे हैं, जो हमारे साथ आए उनके मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पैकेज डील के तहत सारी चीजें हो रही हैं और उसमें सारी चीजें मैंने कहा संघ, संगठन और शिवराज तीनों लोग लगे हुए हैं और 3 जगहों पर नियुक्तियां होने वाली है, मंत्री, निगम और संगठन में। तो मुझे लगता है संगठन में तो थोड़ा कम उनको जगह मिलेगी, लेकिन निगम मंडलों में और मंत्रिमंडल में ठीक ठाक जगह सबको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की सियासत की घास तो बहुत हरी है, ये तो जो उसको चरने वाले हैं, माफ कीजिएगा, वो ही बता पाएंगे कि कितनी स्वादिष्ट है ये घास। बहरहाल मोहन जी, कुछ बातें ब्रिजेन जी ने खड़ी करने की कोशिश की है कि एक तो उनका ये आरोप है या दावा है कि घुटन और संतरास से गुजर रहे हैं कुछ नेता, एक बात उन्होंने ये कही। फिर दूसरा उनका ये कहना है कि बीजेपी का ये दावा है कि विकास की तरफ बढ़ती, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात करने वाली बीजेपी उस तरफ कहां आ रही है, ये भी एक उनका आरोप है। दोनों प्रश्नों पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। जी जी जी। देखिए आदरणीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे बड़े भैया या मेरे छोटे भाई कुछ भी कहें, हम लोग साथ साथ के हैं, ये जो कह रहे हैं, देखिए घुटन शब्द जो है और जो आपस की तलखियां हैं, ये आपस की जो कटुताएं हैं, ये मैंने तो बहुत कांग्रेस के दौर में देखा है। मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूरा प्रयास करने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के 4 नेताओं को एक जगह कभी नहीं बैठा पाए, बहुत प्रयासों के बाद। और जब कांग्रेस पार्टी के नेता ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 4 और 6 लोग एक जगह हर महीने में 2 या 3 बार बैठ के चर्चा कर लेते हैं, तो ये मानसिक दबाव, ये दबाव की राजनीति इनको नजर आती है। दबाव की नहीं, ये सौहार्द की राजनीति है और इस राजनीति से ही इस मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल होना है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अभी, जैसे मेरे मित्र का कहना था कि सिंधिया जी के साथ काफिला आया, सिंधिया जी का स्वागत हो रहा है, सिंधिया जी के साथ इतने सारे लोग थे एक दबाव बनाने के लिए। अरे सिंधिया जी तो मध्य प्रदेश में जहां जाते हैं, आज से नहीं पिछले 20 साल से 25 साल से, वहां कारों का काफिला और आम जनता का हुजूम उनके लिए सदैव खड़ा होता है। तो ये कोई दबाव की राजनीति नहीं है, ये दबाव इनको नजर आता है, बीजेपी की विकास की राजनीति। ये अपनी भ्रांतियां दूर करें, अपने संगठन की कमियों को खोजें और उनको आगे करें। बीजेपी विकास की राजनीति करती है और मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग, मध्य प्रदेश के गरीब से गरीब को योजनाओं का लाभ कैसे मिले, वे सारी योजनाएं जो कांग्रेस ने आम आदमी और गरीब की योजनाएं, आदिवासी से लेके पिछड़ा वर्ग से लेके महिलाओं से लेके बेटियों से लेके जितनी योजनाएं थी जो कांग्रेस के शासनकाल में बंद कर दी गई, उन सारी योजनाओं को आज चालू किया है। कांग्रेस 1.5 साल के कार्यकाल में केवल पैसे के लिए रोना रोती रही, खाली खजाने के लिए रोना रोती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से सरकार संभाली है, आदरणीय शिवराज सिंह साहब ने जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, किसी योजना में एक पैसे की कमी नहीं आई। पैसा कहां से इकट्ठा करना है, पैसा किस तरह से योजनाओं के लिए लाना है, ये केंद्र का और प्रदेश का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अपना एक काम करने का तरीका है। लेकिन हम आम जनता के हैसियत से, आम जनता के लिए, आम जनता ये चाहती है कि उसकी जो योजनाएं, चलिए एक क्विक रिएक्शन ब्रिजेन जी की जरूर मैं लेना चाहूंगा जी, और बेहतरी से लागू हो। जी ब्रिजेन जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मोहन जी ने एक बड़ी मार्के की बात कही है कि घुटन और संतरास हमारे यहाँ नहीं है। जी, उनका आरोप है कि ये तो कांग्रेस में हमने देखा है और सिंधिया जी भी तो उसी घुटन संतरास की वजह से परिवर्तन के लिए विवश हुए या इंक्लाइन हुए। जी 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 मैं दुबे जी वो सच कह रहे हैं, मैं उनकी बात से, मोहन सिंह जी की बात से सहमत हूं कि सिंधिया गुट जो है उसमें कोई घुटन नहीं है। घुटन है शिवराज सिंह जी के गुट में, घुटन है उमा भारती जी के गुट में, घुटन है और जो दूसरे केदार शुक्ला जी से लेके नागेंद्र सिंह जी तक बिंद में जितने लोग बैठे हैं, और बिश्नोई जी से लेके और
गौरीशंकर बिसेन जी तक, घुटन इनमें है। जब विकास का सवाल है तो मैंने इसलिए पूछा था ना कि आर्थिक हालात तो आपके ऐसे हैं कि आपने अभी हाल में ही जो है 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, तो अब आप किस विकास की बात कर रहे हो? आप किसान डंडे खा रहे हैं, दिल्ली में लाठी खा रहे हैं, उस किसान के बारे में आप सोच नहीं रहे हो। पैसे आपके पास हैं, जितनी योजनाएं हैं, शायद हमारे दोस्त को पता नहीं है, संबल योजना में एक पैसा नहीं डला है। आप बच्चियों की जो शादियां हुई उसके पैसे रोक दिए गए हैं, बिजली के बिल चौगने लिए जा रहे हैं, तो किसी भी योजना में पैसा नहीं है। आप पता करिए बजट में, आप अनुपूरक बजट अभी आएगा, आप खुद देख लीजिए योजनाएं जितनी ये घोषणाएं हो रही हैं या शिलान्यास हुए हैं, उनके लिए बजट में प्रावधान ही नहीं है। तो जब पैसे नहीं होंगे तो विकास काय में होगा? आपको तो नगर पंचायत का चुनाव निकालना है, पंचायत का चुनाव निकालना है और विधायक का निकालना था, और ऐसे लोगों के लिए जो पूर्व विधायकों को आपने मंत्री बना के और द्वारा कर्जा लेने पे मजबूर सरकार को किया, तो आपको उन चुनाव को निकालना है केवल इसलिए आप थोती घोषणाएं कर रहे हो। बगैर पैसे के कैसे होगा? आप बताइए, कर्जा आपने लिया कि नहीं लिया? और कर्जा ले लेके घी पीने की आप बात कर रहे हो कि जिस दिन से आए हैं उस दिन से हम लगातार आपने योजनाएं बंद करने के अलावा क्या किया? माननीय कमलनाथ जी ने सिर्फ योजनाएं बंद की? कोई बंद नहीं की। संबल योजना बंद हुई थी, संबल योजना नहीं, सुन लीजिए, संबल योजना बंद हुई थी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के प्रस्ताव के ऊपर, जो आज आपकी सरकार में मंत्री हैं। उस संबल योजना बंद करके हमने नया संबल योजना लाई थी, और उसमें संशोधन केवल इतना था किस योजना? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संबल योजना में थे। हमने मध्य प्रदेश के हर गरीब को जोड़ा था। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मोहन सिंह जी शायद आपको पता नहीं है, आप महेंद्र सिंह जी से भी पूछ लीजिए कि ये बात सच है कि नहीं। आदिवासियों का में शामिल था। आदरणीय भाई साहब, आपने नया कमलनाथ जी ने आदिवासियों को जो पैसा मिलता था वो बंद किया, के लिए बेटियों को पैसा मिलता था वो बंद किया, महिलाओं के लिए सारी योजनाएं बंद कर दी जो गरीब हितैषी थी। नहीं, हमने बढ़ाया, और इसीलिए आपको परिणाम भुगतने पड़े। आप ध्यान करिए, हमने आप अगर योजनाएं बंद नहीं करते तो परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। नहीं, हमने बढ़ा नहीं, वो तो आपने वो वोट तंत्र नहीं हारा है, नोट तंत्र से हारा है, आपको भी पता है, और वोट की लूट तंत्र से हारा है। ये जनता ने नहीं हारा है। 28 लोगों ने इस्तीफा दिया। सर एक चीज तो है, बस ये एक टिप्पणी करके मैं कंक्लूड करूंगा। देखिए भैया, पैसा बोलता है, बड़े भाई और छोटे भाई कौन है, पैसा बोलता ये है, इस पर हम नहीं जाएंगे। इसने पैसा बोलता है, लेकिन ब्रिजेन जी और मोहन जी के बीच का जो प्रेम है, जो पुराना भी प्रेम है, ये प्रेम देखकर बड़ा अच्छा लगा सर कि किसी बहस को इतने रोचक ढंग से, इतने मनुहार वाले ढंग से भी किया जा सकता है। हमारी रिश्तेदारी भी है। अरे वाह वाह, लेकिन प्रणाम करता हूं आप दोनों को। ये मतलब एक मॉडल भी है, एक मॉडल भी है कि टीवी पर बहस कैसे की जा सकती है। आप भी राठौरों को लड़ाने के लिए नहीं, तो आपको राठौर लगे लड़ाने के लिए, हम लोग लड़ने वाले नहीं है। नहीं सर, हमारी भी रुचि नहीं है, आप विश्वास रखिए कि हम लोग नारद जी या उस ठीक है, भले ही वंश कुल जुड़े वहां से। पटेरिया जी भी हमारे बड़े भाई हैं। पटेरिया जी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अरे पटेरिया जी भी हमारे बड़े भाई हैं। बातचीत मुस्कुराहट से शुरू हो और मुस्कुराहट पे खत्म हो, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। आदरणीय, मैं आपको जी विजेंद्र भैया को मैं ये बताना चाहता हूं कि शरद जी जहां बैठे हों, जिस बहस में अपना हिस्सा ले रहे हों, वहां लड़ाई तो हो ही नहीं सकती। और मैं तो अक्सर इनके चैनल पे जुड़ने का प्रयास हमेशा करता हूं। आपका बड़प्पन है, साफ सुथरे वातावरण में लोगों को बात सुनने को मिलती है, आपका बड़प्पन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मोहन सिंह जी इनका नाम संशोधित करके शरद जी की बजाय शहद जी करते हैं पर बिल्कुल शहद जैसी मिठास है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। किसी एंकर को अगर शहद बोला जाए बहुत बढ़िया, उस दौर में इससे बड़ी टिप्पणी कुछ नहीं होगी। बहुत धन्यवाद सर ब्रिजेन जी, बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत धन्यवाद शिवराज पटेरिया जी। नमस्कार।